हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र के बारे में जंतु विज्ञान के बारे में पाचन तंत्र। चलिए, वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। मैंने बड़ा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसी को हम पाचन कहते हैं। ये मुख गुहा हो गया, जिह्वा हो गया, यहाँ पर ग्रास नली जो पाइप नहीं रहता है उसे ग्रास नली कहते हैं। यहाँ हो गया डायफ्राम हो गया, देख लीजिएगा। यहाँ अमाशय हो गया, अग्न्याशय यहाँ पर। ठीक है, पाचन तंत्र दो भागों में बांटा होता है। पाचन तंत्र। एक में होता है आहार नाल, दूसरा में होता है संबद्ध जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती है। आहार नाल जो होता है ना, यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट, लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुद्दा द्वारा आते हैं। संबद्ध पाचन ग्रंथियां, देखिए, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। अब देख लीजिए मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होती है जो मुख के रास्ते में खुलता है। जब जबड़ों और होठों के माध्यम से बंद होता है। मनुष्य के 2 जबड़ों में निचला जबड़ा गतिशील होता है। मुख गुहा के अंदर की ऊपर वाला हिस्से तो तालु कहा जाता है। पार्श्व के जो मांसल भाग को गला कहते हैं। यूबुला यह मुलायम भी आकार की संरचना है जो मुलायम तालु से नीचे की तरफ लटकी रहती है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लार ग्रंथियां, 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख गुहा के पार्श्व पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे हम जीव कहते हैं। जीव मुख गुहा से एक संरचना जिसे फ्रीनूलम के द्वारा जुड़ी रहती है। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीव की ऊपरी सतह स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। अब देखिए लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावित होता है। लार का पीएच मान कितना होता है तो 6.8 होता है। हालांकि इसका पीएच मान खाने से पूर्व, खाने के बाद क्रमशः, खाने से पहले 7.5 और बाद हो जाता है 6.5 के मध्य परिवर्तित होता है। सभी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है जिसमें 99% जल होता है तथा 1% पाचन एंजाइम, जिसे में हो गया 1% में आ गया लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज तथा म्यूलिन निकलते हैं। ठीक है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च मंड का पाचन करके उसे मल्टोज शर्करा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती हैं। लाइसोजाइम एंजाइम तथा थायोसाइमेट
आयन कीटाणु को मारने का कार्य करता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा लसलसा बना देता है, जिससे इसे निगलने में आसानी होती है। मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि, सबमैक्सिलरी ग्रंथि, सबलिंगल ग्रंथि। अब छोटी आंत में आ जाइए। छोटी आंत, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर होती है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई जो है 10 मीटर होती है। ठीक है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक में ग्राहनी हो गया। ग्राहनी पकाओसय ग्राहनी, ठीक है। दूसरा में अग्र क्षुद्रंत यकृत। अब लीवर के बारे में देखेंगे। यकृत यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्से पुनर्निर्माण स्वयं कर देती है। यकृत पित्त बाइल का निर्माण करती होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्ताशय इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्ताशय यकृत ठीक नीचे होता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को गला देता है, जिसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी कहलाता है। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक है। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। पित्त रस आधा गाढ़े पीले रंग का होता है। मनुष्य में प्रति दिन लगभग 6 मिली पित्त रस स्रावित होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का pH मान 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्त रस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिविरडिन यदि भी पाए जाते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोजेन तथा सोडियम टॉरोकोलेट भोजन कायम में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलकर छोटे छोटे बिंदु में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के इसके अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समानता नहीं हो पाता है। ठीक है। यकृत देखिए लीजिए, यकृत यहाँ पर हो गया पित्ताशय। यकृत के नीचे हो गया पित्ताशय हो गया। यहाँ हो गया आहार नाल, वहाँ से ऊपर से आ रहा है आहार नाल। यहाँ ई हो गया अमाशय। उसके बाद ये अमाशय के नीचे हो गया अग्नाशय। बिलाई यहाँ अंतिम भाग होता है। बिलाई
इसे ग्राहनी। अब देखिए ग्राहनी, ग्राहनी अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन ग्राहनी में आता है। यह इसमें पित्त मिलती है, वह क्षारीय बन जाता है। ठीक है, ग्राहनी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता ग्राहनी में, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन? तो हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन पाए जाते हैं। 2 हार्मोन हो गया। अब देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है? यह पित्ताशय के पित्त निकालने का या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सीक्रेटिन या अग्न्याशय रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सरलता से पच सके। अग्न्याशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन तीन को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचन रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। ठीक है, इसे ट्रिप्सिन, अब एक में देखिए ट्रिप्सिन या प्रोटीन पेप्टोन को जो ना पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है ट्रिप्सिन। ठीक है, यह स्टार्च मंड को शर्करा में तोड़ देता है एमाइलेज जो स्टार्च मंड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज जो होता है ना, यह पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वैसीय अम्ल में बदल देता है। कौन? तो लाइपेज। ट्रिक हो गया अग्न्याशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस, जिसे हो गया LAT लेट। ठीक है, L से हो गया लाइवेज, A से हो गया एमाइलेज, T से हो गया ट्रिप्सिन। अग्रक्षुद्रंत जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्राहनी के बाद भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। जेजुनम के बाद क्षुद्रंत यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यह भोजन का पाचन तथा अपशोषण दोनों करता है। क्षुद्रंत यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। इन सभी आंत रस को सक्कस अस्ट्रिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया एक में इरेप्सिन या प्रोटीन के पाचन पचाता है, या प्रोटीन को पचाता है। कौन? तो एट्रिप्सिन या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इस हो गया प्रोटीन जो होता है पेप्टोड में बदलता है भोजन। ठीक है, पेप्टाइड एमिनो एसिड में बदलता है। लाइपेज एंजाइम क्या है? यह वसा का पाचन करता है। कौन? लाइपेज वसा का पाचन करता है लाइपेज। इंपॉर्टेंट है कि वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज या वसा को ग्लिसरॉल तथा वैसीय अम्ल में बदल देता है। लाइपेज जो गया शॉर्ट में, लाइपेज वसा जो होता है ना, लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल और वैसीय अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है, मल्टेज यह मल्टोज को पचाता है। सुक्रेज या सुक्रोज को जो होता है ना पचाता है, या सुक्रोज को पचाता है। लैक्टेज या लैक्टोज को पचाता है। छोटी आंत का अंतिम भाग जो होता है ना, इलियम में जो होता है अंगुली जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम बिलाई कहते हैं। बिलाई अवशोषण का कार्य करता है। माने बिलाई जो होता है ना, जो कि अवशोषण माने चूसने का कार्य करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का
अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगता है। छोटी आंत में भोजन निकलता है तो यह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बड़ी आंत देख लीजिए। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ा किंतु लंबाई में छोटा होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। सिर्फ जल का अवशोषण होता है, लेकिन भोजन का इसमें नहीं होता है। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत में कहेगा विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, तो देख लीजिए। सीकम, बृहदान्त्र, मलाशय। ठीक है, छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। जिसके नीचे क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। अब अपेंडिक्स क्या है, यह हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग है। यह सेल्यूलोज का पाचन पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग होता है। वैसा अंग जो अवशोषी अंग कहलाते हैं, जो शरीर में तो होता है किंतु काम नहीं करता, उसी को अवशोषी अंग कहते हैं। जैसे हो गया पल, त्वचा के बाल, इसमें कुल अवशोषी अंग हो गया। बाल जिसमें सब अवशोषी हैं, कोई काम नहीं है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। कहाँ, तो कोलोन में। ठीक है, कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है, जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत देख लीजिए। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। भोजन की संपूर्ण क्रिया पाचन 5 अवस्थाओं में होता है। मैंने भोजन की संपूर्ण क्रिया जो होता है 5 अवस्था में होती है। प्रथम में अंतर्ग्रहण, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। या भोजन की निकलने की क्रिया को कहते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, पाचन, अब पाचन किसे कहते हैं, भोज पदार्थों का जो है ना छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अवशोषण, पचे भोजन पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, पचे भोज पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण कहते हैं। मल परित्याग, पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया मल परित्याग कहलाता है। मल का पीला भूरा रंग, इसमें उपस्थिति जो होता है ना अस्टरकोबिलिन व यूरोबिलिन के कारण होता है। मल जो पीला भूरा इसमें उपस्थित होता है अस्कोबिलिन या यूरोबिलिन के कारण जो होता है पीला होता है। मल की बदबू जो होता है इंडोल व अस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत जो होता है यकृत निर्वाहक शिरा द्वारा यकृत में पहुंचती है, जहां उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिसे स्वांगीकरण कहलाते हैं। अधोनु दोनों कानों के नीचे एक उपस्थित होते हैं। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती है। जब
पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे हम गलसूआ कहते हैं। सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड जहर की थैली का कार्य करता है। अधोमैक्सिला यह जबड़े के मध्य मैक्सिला अवस्थित अस्थि के दोनों और एक एक उपस्थित होती है, जो वार्टन नलिका द्वारा खुलती है। अधोजिह्वा यह जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थित होता है, जो बर्थोलिन नलिका रिविनस नलिका द्वारा खुलती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथियां हैं। अब दांत के बारे में। दांत टीथ मुख गुहा के ऊपर नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत के दो मुख्य भाग होते हैं, शिखर तथा जड़। ठीक है। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है शिखर कहलाता है। मसूड़ों के अंदर रहने वाले भाग को जड़ कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा। मनुष्य के दांत गर्तदंती होते हैं, अर्थात दांत जबड़ों की हड्डी में धंसे होते हैं। दांतों के अध्ययन जो होता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत में 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। दांतों का जो क्षरण टूटने लगता है, टूट फूट फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। फ्लोरीन के कमी के कारण होता है, जिसे हम दंत क्षय या नामक बीमारी कहा जाता है। प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिका पाई जाती है। दांत का 2 परत होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है, और जबकि आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। यांत्रिक भाग को डेंटाइन और बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थि पाई जाती है। दांत का अधिकांश भाग दंतास्थि ही बनाती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त एक संयोजी ऊतक है। दांत की ऊपरी परत इनामेल होता है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह 98% कैल्शियम लवण, जो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे फ्लोरीन मजबूत प्रदान करता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल द्विबार दंती मतलब जो दांत 2 बार निकलता है उसे कहते हैं द्विबार दंती। वैसा दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे द्विबार दंती कहते हैं। डाइफोडंट कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं, जिसे दूध का दांत मिल्क टीथ कहा जाता है, जिसकी संख्या 20 होती है। एक बार दंती वैसा दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है उसे मोनोफाइडोंट कहलाते हैं। अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इसके जगह दूसरा दांत नहीं निकलते हैं, जिसे परमानेंट टीथ या अस्थायी दांत कहते हैं। जैसे कि अकल दांत, इसकी संख्या कितना है? 12। अकल दांत की संख्या 12 होती है। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं: वृत्तंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक यह सबसे आगे की दांत होती है। इसे टीथ, नोज टीथ,
कहते हैं। यह भोजन को काटने में काम आता है। मानव में इसकी संख्या 4 + 4 मतलब 8 होती है। शाकाहारी जानवरों में इनसीजर चौड़ा होता है। इनसीजर चौड़ा होता है मतलब कृंतक चौड़ा होता है। रदनक जिसे कहते हैं कैनिन, इसे ई टीथ भी कहते हैं। ये नुकीले होते हैं। अब भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 मतलब 4 होती है। मांसाहारी जानवरों में कैनिन अधिक नुकीले होते हैं। अब देख ले प्रीमोलर माने अग्र चवर्णक, इसे चीक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वयस्क में इनकी संख्या 4 + 4 8 होती है। मोलर चवर्णक, इसमें विस्डोम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 6 12 मतलब 12 हो जाता है। 4 प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। बच्चों में प्री मोलर का पूर्ण अभाव होता है। अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांत को दूध का दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20, कुल 52 दांत जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। होते हैं 32 दांत, लेकिन 20 दांत टूट जाता है तो बचता है 32 दांत, लेकिन जीवन काल में निकलता है 52 दांत। पंछियों के चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। हाथी का बाहर निकला दांत इसके ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसीजर होता है। वयस्क में होता है 21-23/21। डेंटल फार्मूला ICPM इस सूत्र होता है। दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है। जानवरों के ऊपर जबड़ा में दांत नहीं होता। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़ा में होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है 44। मच्छर में 47 दांत होते हैं। जबकि गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर के तथा घोड़ा का होता है, जिसकी संख्या कितना 44। मच्छर में तो 47 दांत होते हैं, जबकि गाय घोड़ा में 32 दांत। ग्रास नली यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। मनुष्य में यह 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी गर्दन के कारण होती है। क्रमाकुचन, इसके कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली व अमाशय के बीच एक वाल्व या स्फिंक्टर पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। अमाशय या पेट देख लीजिए। यह थैलीनुमा आकृति होती है, जो भोजन को ग्रास संग्रहित करने तथा संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है और इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकस की बनी होती है। अमाशय 3
भागों में बटा होता है। अग्र भाग को कहते हैं कार्डियक, मध्य भाग को कहते हैं फंडिक और पश्च भाग को कहते हैं पाइलोरिक। पश्च भाग को कहते हैं पाइलोरिक, कहते हैं पश्च भाग को। कार्डियक से एसियन निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है या भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। फंडिक बीच का भाग होता है फंडिक, इसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं या भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहें तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को कहते गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। श्लेष्मा कोशिका, ये श्लेष्मा का स्रावन करती है। मुख्य कोशिका या पेप्सिनोजन तथा प्रोरेनिन नामक एंजाइमों का स्रावन करती है। भित्तीय कोशिका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है तथा दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदल जाता है। केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग जो होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। यह भोजन अब काइम का रूप ले चुका होता है। आंत, मनुष्य की आंत को 2 भागों में बांटते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसमें भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। अब 1 लाइनर क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसका। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग का द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत लीवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्रभावित होता है? तो वैश्यीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिक। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिक। लार की टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम से। आमाशय की दीवारें का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो कर्माकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। लार का pH मान कितना होता है? तो 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज।
कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होते हैं? तो अग्न्याशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी स्रवण होता है? तो अग्न्याशय। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का अवशोषण व संवहन किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने वाले सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वृक्क पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषक के लिए। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क में। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।